चलिए सीधे लिए चलते हैं, सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रही हैं, सुनवाते हैं। हर वर्ष जब प्रारंभ होता है तो कुछ अपेक्षाएं, कुछ कामनाएं, कुछ शुभकामनाएं, ये शुरुआत होती है और हर बीता वर्ष अपनी कुछ यादगार ये छोड़ के जाता है। एक अनुभव ये बनता है, इतिहास बनता है और उसमें जो अच्छे पहलू होते हैं उन अच्छे पहलुओं के आधार पर हम अपना भविष्य संवारने में उसका उपयोग भी करते हैं। हमने पिछले वर्षों में जब से ये शासन का, सत्ता का काम हमारे जिम्मे लगा, लगातार प्रयत्न करते हैं कि जिस समाज को हमने खुशहाल बनाना है, सुखी बनाना है, उसकी सेवा करनी है, उसके सामने कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिसके कारण से उसको पीड़ा होती है। कभी जाने में, अनजाने में, कभी किसी नीति के कारण से, किसी कानून के कारण से कुछ कमियां रह जाती हैं या कुछ विवाद खड़े हो जाते हैं। क्योंकि चलता सिस्टम है, बहुत ऐसे विवाद आते हैं। तो हमने एक कार्यक्रम शुरू किया, विवादों का समाधान। जितने टाइप के विवाद उनका समाधान करें। और मुझे गिनती तो मैं नहीं भी ध्यान से बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि दर्जनों से ऊपर ऐसी योजनाएं हमने बनाई जिसमें लोगों को राहत दी गई। अगर मैं व्यापारी भाइयों के लिए एक अन्य योजना की जिक्र करता हूं मैं, क्योंकि मेरा अनुभव है, खास करके ऐसे जो दुकानदार जिनकी अपनी दुकान नहीं होती और वो म्युनिसिपैलिटी से पट्टे पर, किराए पर, लीज पर थोड़ा सा पैसा ही दिया था जब कभी 20-30 साल, 50 साल पहले ली थी, और कोई इस दुकान को पोजीशन हैंडओवर करेगा तो उसकी पगड़ी खुद ले लेगा और 80-30 हजार रुपए दे करके कटा लेगा। ये सिस्टम चला आ रहा है कई वर्षों से। तो हमको लगा नहीं कि निश्चित समय से पहले की दुकानों के कब्जे जिसके पास है क्यों उनको मालिक बना दिया जाए। और हमने शहरी स्वामित्व योजना के अंतर्गत 20 साल पुरानी दुकानों के जिसके कब्जे हैं और वो जो विधिवत किराए पर, लीज पर बैठा है, उनसे एक निश्चित राशि लेकर के उनको दुकान को उनके हवाले कर दें। 4000 से ज्यादा ऐसी रजिस्ट्रियां करा करके हम दे चुके हैं ऐसे लोगों को। अभी और भी है लाइन में, लेकिन उसमें कठिनाई थोड़ी आ गई। जब ये करने लगे तो ध्यान में आया कि वो सब दुकानें जो है उनकी मलकियत यूएलबी की नहीं है। सरकार के डिपार्टमेंट में भी कैसे किसी नई नई चीजें ध्यान में आती हैं कि जमीन पीडब्ल्यूडी की है, दुकान बनवा दी यूएलबी ने और किराया यूएलबी लेने लग गया। जमीन इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, दुकान का किराया यूएलबी ले रहा है। जब रजिस्ट्री कराने लगे तब वो रजिस्ट्री में पिछले मालिक का नाम देखा तो उसमें कहीं पीडब्ल्यूडी है और कहीं इरिगेशन है। हम तो रजिस्ट्री करा नहीं सकते। अब उन्होंने सभी डिपार्टमेंट को कहा है कि शहर के अंदर इस प्रकार की सब दुकानें जो किसी भी डिपार्टमेंट की जमीन है वो सब उसी तर्ज पर अडॉप्ट करके हम दे दें। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है। ऐसे बहुत सी स्कीमें हमने बनाई, चाहे रेजिडेंशियल मामले को लेकर के है, चाहे एग्रीकल्चर को लेकर के है, चाहे हमारे व्यापारियों के नाते से है, चाहे इंडस्ट्री के नाते से है। उसी में से ये जब विषय आया, जब जीएसटी लागू हुआ तो उस समय बहुत बड़े असमंजस में सब लोग थे, पता नहीं क्या होगा, कैसी योजना होगी। और बहुत से शहरों में बड़े बड़े ग्रुप्स में लोगों ने स्ट्राइक कर दी, दुकानें बंद कर दी, बाजार बंद कर दिए। जीएसटी हम लागू नहीं होने देंगे, ये उस समय विषय था ना। और आज कोई अगर कहे कि चलिए वापस पुराना सेल टैक्स का और वैट का जो सिस्टम था उसको लागू करें, जीएसटी हटा दें, कोई हटाने देगा? नहीं हटाने देगा। क्योंकि जीएसटी का लाभ आज हमको मालूम हुआ है। पहले क्योंकि मैं इसलिए जानता हूं कि मेरा व्यापार का थोड़ा सा अनुभव है। 1972 से लेकर के 1980 तक मैंने कुछ व्यापार भी किया, उद्योग भी किया। पुराना समय दिल्ली में ही करता था मैं। 2-2 भैया रखते थे। एक दुकान पर मुनीम बैठ के बनाता था, कोई आएगा उसको दिखा दूंगा।
और एक हर में हमारे घर में पिताजी, बाबाजी, दादाजी वो रात को बैठ के बनाते थे और छोटी छोटी पर्चियां जेब में डाल के ले जाते थे। इन पर्चियों के आधार पर अच्छा बड़ा ईमानदारी से चलता था, पर्ची को भी कोई रोकता नहीं था, कोई पैसा मना नहीं करता था, जिसने लिया वो पर्ची दिखा करके पैसा देता था। वो पर्ची किसी नौकर को भी दे के भेज दो, जाओ ये पर्ची ले जा, पैसे लेके आ जा, वो 10, 20, 50 हजार रुपया, 1 लाख रुपया उस पर्ची के आधार पर दे देता था। कोई डिस्प्यूट नहीं था, ईमानदारी थी, लेकिन वो परस्पर समझौता था। तो इस नाते से उस जमाने को भी देखा है। पैरेलल इकोनॉमी खूब चलती थी, जितनी फॉर्मल इकोनॉमी नहीं थी उतनी पैरेलल इकोनॉमी उससे ज्यादा थी। इस इरा में आकर के मोदी जी के आने के बाद अब आलोचना करने वाले आज भी शायद करते होंगे। नोटबंदी करने का अगर कोई एक विषय था तो बड़ा विषय यह था कि इस पैरेलल इकोनॉमी को कैसे रोका जाए, कैश फ्लो कैसे कम हो। समाप्त तो नहीं हो सकता, ये हमें पता है, छोटी छोटी जरूरतें भी होती हैं, बड़ा पैसा लेकर के थोड़े थोड़े पैसे बांटने पड़ते हैं, तो इसलिए समाप्त तो करना शायद संभव नहीं होगा, लेकिन तो भी इसको कम करके ताकि फॉर्मल सिस्टम में उसके अंदर व्यापारी भी सुखी, सरकार भी सुखी, कोई भी उद्योगपति है वो भी सुखी। तो सब लोग ये अनुभव जो आज हमारा आ रहा है पिछले 5, 7, 10 साल का, विदेशों में हमने देखा ये बहुत अनुभव पहले से है। मैं 2002 में जर्मनी गया था, तो चाय वाले से चाय पीते थे, तब भी वो अपने पीओएस जो उनके पास मशीन होती थी उससे वो चाय का बिल निकाल के देता था, उस पर भी वैट लगा होता था, उसमें वहां वैट था, जीएसटी तो बाद में आया है, वैट की पर्ची चाय वाला भी देता था। आज वो स्थिति यहां भी आ गई है। दिल्ली में अभी मुझे कल हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बता रहे थे, उन्होंने जाके किसी चाय वाले से चाय ली तो खुले पैसे नहीं थे, उन्होंने 500 का नोट निकाला जेब से। उनका साहब ये नोट वोट का जमाना खत्म हो गया, आपके पास मोबाइल है ना, करके दे दो मुझे। चाय वाला कहता है। तो ये टेक्नोलॉजी के जमाने में ये सिस्टम खड़े हुए हैं। उसमें टैक्स कलेक्शन की सुविधा ये भी खूब हुई है। पहले व्यापारी का मन चोरी करने का करता था, छोटे छोटे टैक्स को चोरी करने का मन करता था, करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? अब दुविधाएं खत्म हो गई। पहले ईमानदार व्यापारी चोरी करने का मन क्यों करता था, आपको तो पता ही होगा, मैं बताता हूं। चाहता था वो मैं ईमानदार रहूं, लेकिन चूंकि पड़ोसी बेईमान है, इसलिए मैं अगर बेईमान नहीं बनूंगा तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, उसका चालू रहेगा। आज वो भी ईमानदार है, मैं भी ईमानदार हूं, वो भी सिस्टम से काम करता है, मैं भी सिस्टम से काम करता हूं, और कोई बिना सिस्टम के वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबके लेन देन इंटीग्रेटेड हो गए एक दूसरे के साथ। जब ये ई वे बिल शुरू हुआ तो इस ई वे बिल में शुरुआत में क्या होता था कि एक स्टेट का डाटा तो आपस में इंटीग्रेटेड था, एक स्टेट से दूसरी स्टेट का डाटा इंटीग्रेटेड ही नहीं था। तो चोरी करने वाले अपनी स्टेट से ना खरीद करके दूसरी स्टेट से लेके आते थे, या ना बेच करके दूसरी स्टेट में बेचते थे। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन ज्यादा हो गई थी। क्यों? उसमें कुछ इंटीग्रेशन पता ही नहीं लगता था। तो कई बार ये विषय सारे जीएसटी काउंसिल में भी हमारे दुष्यंत जी तो वहां जाते ही हैं, हमारे अधिकारी भी जाते हैं, हमको भी जानकारियां मिलती हैं वहां से। तो हर चीज को बढ़ाने के लिए जीएसटी काउंसिल में समय समय विचार करते करते, और मुझे लगता है 100 से ज्यादा संशोधन हुए होंगे जीएसटी काउंसिल में। कितने? 250 संशोधन। तो इसका मतलब कितना हम इन सिस्टम्स को ठीक करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए जिसका भी सुझाव आता है करते हैं। रेट ऑफ टैक्स, ये बड़ा विवाद होता था। उस समय तो व्यापारी भी कहता था कि रेट कम करो, रेट कम करो, रेट ज्यादा है, व्यापार बंद हो जाएगा। हम कई बार कहते थे कि व्यापारी का रेट ऑफ टैक्स से क्या लेना देना, टैक्स किसके ऊपर लगता है? कंज्यूमर पर, कस्टमर पर। व्यापारी तो एक उसका कलेक्टर है, कलेक्ट किया, सरकार को जमा करा दिया। लेकिन समस्या क्यों थी? समस्या ये थी कि कोई कलेक्ट करता था, कोई नहीं करता था। तो इसलिए
हर कोई कहता था अगर मानो करना भी पड़ जाए तो थोड़ा सा होगा, मेरा रेट जो है महंगा नहीं होगा, इसलिए कम करो व्यापारी लड़ाई करता था। आज टैक्स की कलेक्शन हमारी सबसे ज्यादा हो गई है, और जब हमारे सेक्रेटरी साहब ने अनाउंस किया तो व्यापारी ने ताली बजा दी कि टैक्स ज्यादा हो गया। टैक्स ज्यादा कलेक्शन में आज व्यापारी को खुशी होती है, पहले व्यापारी को खुशी नहीं होती थी। अब जो कि टैक्स ज्यादा हुआ है, सरकार के पास आया है, तो सरकार ने अपने पास तो रखना नहीं, क्या करना है? जनता के लिए विकास के काम करने हैं, जन सेवा में लगाना है। तो इस काम में व्यापारी की भागीदारी, आज व्यापारी और सरकार इस सेवा के काम में भागीदार हो गए हैं, पार्टनर्स हो गए हैं। सरकार अपना प्रयत्न करती है टैक्स बढ़ाओ, व्यापारी भी प्रयत्न करता है कि अपने व्यापार को बढ़ाना तो टैक्स बढ़ाने की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। जो ईमानदार व्यापारी होगा वो आगे बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। और जिसका आज भी वो पुराना गुण लगा हुआ है, चोरी करनी है, तो व्यापारी आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी सीमाएं रहेंगी। एक सीमा में दाल रोटी शायद खाता रहेगा, लेकिन जैसे आज बहुत व्यापारी ओवरनाइट, ओवर द मंथ, ओवर द ईयर्स, मल्टीपल लेवल पर अपना उनका साइज बन जाता है। क्यों बनता है? वो अपने सिस्टम से काम करते हैं, सिस्टम से इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। आज अपने हरियाणा में भी व्यापारियों ने इस ओर बढ़ना शुरू किया है। मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। जैसा बताया गया कि हमने जो विवादों के समाधान की स्कीम के अंतर्गत ये जो बकाया टैक्स थे, जीएसटी शुरू होने से पहले 7 तरह के, जैसे बताया कि टैक्स लगते थे, अलग अलग 7 तरह के जो एक्ट्स बने हुए थे, चाहे उसमें हरियाणा वैल्यू एडेड टैक्स है, सेंट्रल सेल टैक्स है, लोकल एरिया डेवलपमेंट टैक्स 2000 में लगा था, एलईडीटी टैक्स बहुत विरोध हुआ था उसका, फिर भी वो था, उसके भी बकाया बहुत चले आ रहे थे। फिर इसके अंदर एंट्री ऑफ गुड्स एंड इनटू लोकल एरियाज एक्ट, टैक्स ऑन लग्जरीज एक्ट, पंजाब एंटरटेनमेंट टैक्स, पंजाब जनरल सेल टैक्स, ऐसे 7 तरह के टैक्स। और ये अलग अलग प्रकार के थे, तो कई बार तो बात इन्हीं कारण से थे। एक व्यापारी कहता है कि नहीं, ये टैक्स तो इस एक्ट के अंतर्गत लगेगा, असेसमेंट वाला कहता है तुम्हारा तो गलत टैक्स है, ये नहीं इसमें लगेगा। तो जब देश में यह प्रावधान आया कि 7 तरह के टैक्स खत्म करो, एक जीएसटी टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स, उसके कारण से ये विवाद जो थे लगा कि अब इसकी एक एंड आ गया, नए विवाद तो नहीं होंगे। लेकिन अब पुराने विवाद है, उनका क्या करें? तो पुराने विवाद को भी लगातार हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे तो कोई लाभ नहीं है। कैलकुलेट करने वाले तो अपने कंप्यूटर और कैलकुलेटर से आज टैक्स इतना है, पेनल्टी इतनी होगी, इंटरेस्ट इतना हो गया, बढ़ाते बढ़ाते मालूम नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, लेकिन वो बढ़ा के इस लेवल तक ले जाते हैं और अपने खातों में, सरकारी बाबू में ऐसे ही करते हैं कि हमारा आज 10,000 करोड़ रुपया बैलेंस अमाउंट है जो हमें लेना है। अरे भी कोई देगा तभी तो लोगे। तो उस विवाद को समाधान करने के लिए एक बहुत सोच समझ करके और एक जिसको कहना चाहिए बहुत जेन्युइन फिजिबल एक पॉलिसी बना करके ये टैक्स की आज हम लेकर के आए हैं। तो इसके लिए जो मेरे जिम्मे लगाया कि आप इसको अनाउंस करें, तो कुल मिलाकर के इस टैक्स का अगर कैटेगरीज बनाएंगे तो 4 कैटेगरीज है इसकी जो बैलेंस डिफॉल्ट अमाउंट है। एक उसमें है एडमिटेड टैक्स, जो एडमिट कर लिया है, सेटलमेंट हो चुकी है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं दिया गया है, शायद अमाउंट ज्यादा होगी इसलिए नहीं दे पाए, या शायद इंतजार कर रहे होंगे कि कोई स्कीम आएगी, क्योंकि इस एडमिटेड टैक्स पर भी पेनल्टी और इंटरेस्ट तो लग ही रहा है और वो भी एक झगड़े का कारण हो सकता है। और ये सामान्यतः अब जनता में चला गया विषय कि कुछ चीजें पुरानी हो जाती है तो सरकार भी पीछे मुड़ती है और वहां जाकर के कुछ ना कुछ स्कीम लेके आती है। तो इस इंतजार में भी शायद कुछ बैठे होंगे इसलिए नहीं दे रहे होंगे, और कभी कभी पीछे मुड़ना भी पड़ता है। एक बार एक व्यक्ति वो अपने किसी गांव में जाना था, मस्ती से अपना
आनंद से चल रहा था, मैं गांव जा रहा हूं, उस गांव जा रहा हूं, पैदल चल रहा था। और चलते चलते बहुत आगे निकल गया। उसको मालूम नहीं था कि गांव कितनी दूर है, फिर भी मस्ती में चलो गांव कभी तो आ ही जाएगा। तो जब शाम हुई तो उससे एक बूढ़ा मिल गया, बुजुर्ग मिला। तो उसने पूछ लिया, बाबा मैं अमुक गांव जाना चाहता हूं, गांव का नाम बताया, कितनी देर में पहुंच जाऊंगा मैं? उस बुजुर्ग आदमी ने उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देखा। तो व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ कि भी क्या बात है, मुझे ऊपर से नीचे क्यों देख रहा है, ये मुझे जानता नहीं, करता नहीं, और मैंने तो प्रश्न पूछा, उसका उत्तर देने के बजाय मुझे पूरा घूर रहा और मेरा पूरा मूल्यांकन कर रहा। तो बड़ी गंभीरता से उन्होंने कहा कि बेटा उस गांव में जाने के लिए कई जन्म लग जाएंगे। अभी बड़ा हैरान हुआ, गांव जाना है, 5-10 किलोमीटर होगा, ज्यादा 20 किलोमीटर होगा, कई जन्म लग जाएंगे। बात समझ नहीं आई कि बाबा बताओ तो सही, आपने ये क्यों मुझे उत्तर दिया कि कई जन्म लग जाएंगे? गांव तो थोड़े बहुत दूर होगा। कि हाँ, गांव ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम जिस गति में जा रहे हो, जिस दिशा में जा रहे हो, इस दिशा में चलते रहोगे तो कई जन्म ही लग जाएंगे इस गांव में पहुंचने में। कि मैं समझा नहीं कि देखो बेटा, जिस गांव में तुम्हें जाना था वो गांव 10 किलोमीटर पीछे छोड़ आए हो, और जिधर से जा रहे हो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के उस गांव में जाओगे तो कई जन्म लग जाएंगे। तब उस नौजवान को समझ में आया कि हाँ, सावधानी बरतनी चाहिए थी, मुझे तो पहले ही पूछ लेना चाहिए था। उनका ठीक है, जल्दी जाना तो पीछे मुड़ो अर्धवृता, और उस गांव में अभी 2 घंटे में पहुंच जाओगे। तो कभी कभी अपने टारगेट अचीव करने के लिए पीछे भी मुड़ना पड़ता है। तब उस पीछे मुड़ करके इस आज के इस लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं कि चलो 2017 से पहले के जितने टैक्स हैं उसका कोई समाधान निकाला जाए। आखिर तो हम आपस में लेन देन का करते ही रहते हैं, एक समाधान करेंगे, लोगों को संतुष्टि हो जाएगी, पैसा आ जाएगा, काम आएगा, लोगों के काम आएगा। अब वो रखा है तो किसी के बैंक में भी रखा होगा, लेकिन काम आएगा तो जनता का लाभ होगा। तो इसलिए अब ये जो एक्ट बनाया, एक गलती हमारे डिप्टी सीएम साहब ने बता दी कि वो पहले एक्ट बन गया था 31 मार्च 2017 तक के जितने बैलेंस हैं उसके लिए बन गया था, जबकि जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को, तो 3 महीने का गैप रह गया था। वो बाद में अमेंडमेंट करके और उसको लेके आया कि अब वो सारे जो टैक्स 30 जून 2017 तक है, उन सबको ये जो जितने भी एक्ट मैंने बताए हैं, तो इसमें जो एडमिट टैक्स है जिसके ऊपर कोई विवाद नहीं है, उसको जो देना पड़ेगा विदाउट एनी पेनल्टी एंड इंटरेस्ट, 100% सिर्फ टैक्स का अमाउंट देना है और कुछ। तो गलती हो जाए तो बता देना, यही है ना? नहीं, अगर उल्टे गिर लग गया तो फिर सुधारने नहीं देंगे। अगर ज्यादा बोल दिया तो सुधर जाएगा, कम बोल दिया तो ये कहेंगे ये क्या कर दिया। तो जो मुझे याद है कि अब उसका कोई पेनल्टी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जो अमाउंट 2017 30 जून को था वही अमाउंट पूरा जमा कराना है। दूसरा है डिस्प्यूटेड अमाउंट। अब डिस्प्यूटेड अमाउंट में भी फैसला नहीं हो पा रहा, कम है कि ज्यादा है, तो जो भी आपकी तरफ आउटस्टैंडिंग निकाल रखा है डिस्प्यूटेड अमाउंट, और अगर वो उसके अमाउंट 50 लाख रुपए से कम है, अब उस डिस्प्यूट को भी एक वन टाइम सेटलमेंट में एक लमसम रहे हैं कि उस अमाउंट का सिर्फ 30% दो, अगर 50 लाख से कम है बाकी। डिस्प्यूटेड अमाउंट अगर 40 लाख है तो 12 लाख दो और घर बैठो। क्या ठीक है? मैं एक बात इसे यहां करा रहा हूं, बात अभी ठीक करना तो कर लो अपना। वो खुश है, फिर भी कुछ मैं ज्यादा बता गया तो और कम कर दूंगा, और अगर कम बता दिया तो आप ठीक करा देना। और अगर 50 लाख से ऊपर है तो उसमें थोड़ा सरकार का ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें 50%। छोटे व्यापारी को ज्यादा लाभ, और तो जरा बड़ा है तो वो 50% भी देगा तो चल जाएगा। एक है अनडिस्प्यूटेड टैक्स।
यानी अनडिस्प्यूटेड टैक्स कौन सा होगा? जिसमें कोई भी अमाउंट अदर देन एडमिटेड टैक्स और डिफरेंशियल टैक्स, वो अनडिस्प्यूटेड टैक्स। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूट तो नहीं है, लेकिन एडमिटेड टैक्स भी नहीं है और डिफरेंशियल टैक्स भी नहीं है, जिसमें नो अपील इज पेंडिंग। अपील नहीं की है, एडमिट भी नहीं किया है, अपील भी नहीं की है, यही ना? तो अंधेरे में ही है। सरकार ये मान रही है कि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं, आप उसकी तरफ आगे आए नहीं, लेकिन बकाया है तो उसमें भी कोई पेनल्टी और कोई इंटरेस्ट तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसके अंदर आपको देना पड़ेगा 50 लाख से अगर कम है तो 40% और 50 से ऊपर है तो 60%। यानी पहले जो अमाउंट है उसमें 10% बढ़ा दिया, इसलिए कि आपने अपील नहीं की। अगर आप अपील कर जाते तो 10% बच जाता, तो ये आपकी इनएक्टिविटी का 10% ज्यादा लग गया। अब कुछ भी कह लो, लेकिन आप थोड़ा एक्टिव नहीं थे, सोए हुए थे, इसलिए 10% उसका जुर्माना। लेकिन फिर भी जो 100% था 50 लाख से नीचे, उसको 40 ही कर दिया, 60% का फायदा हो गया। और 50 लाख से ज्यादा है उसमें भी 40% का फायदा हो गया। ठीक है। और अब है डिफरेंशियल टैक्स। डिफरेंशियल टैक्स माने कहीं कहीं जैसे रेट का डिफरेंस, किसी ने कहा 18% है, उसने कहा जी 5% है, उसने कहा जी 12% है, लेकिन वो डिफरेंशियल टैक्स जितना भी आपकी तरफ निकाला गया है, डिपार्टमेंट निकाला है, उसमें भी 30% देना है, 70% नहीं देना है। यानी एक प्रकार से अगर 18% और 6%, 18% का वो 6% ही रह गया 30% में, नहीं 5.4 रह गया, तो एक प्रकार से वो 18 वाला 5 मान करके 5.4 ले लिया आपसे। तो इसका मतलब आपने जो डिफरेंशियल टैक्स का डिस्प्यूट किया होगा वो बात डिपार्टमेंट ने अपनी छोड़ दी, आपकी मान ली। अगर आपने उसको 18 से 12 भी किया होगा तो भी 5.4 ले लिया है? अच्छा, ये सी फॉर्म का है। हाँ, ये है कि सबमिशन डिक्लेरेशन फॉर्म स्पेसिफाइड एज फॉर्म सी एंड एफ अंडर रूल 12 ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो ये सी फॉर्म का डिफरेंशियल है। ठीक है, तो इसमें 30%। तो ये 4 ही टाइप के डिस्प्यूट है जो हमको बताए गए हैं। और कोई डिस्प्यूट इसके अलावा कोई हो तो आप अपनी बातचीत में हमारे कमिश्नर या हमारे सेक्रेटरी, उनसे आप पूछताछ करके और अपने प्रश्नों को क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें है? नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, तो वो तो अभी एक इसमें और सुविधा दे रहे हैं कि मान लो किसी को लगता है कि मेरा टैक्स ज्यादा है, मैं एक साथ नहीं भर सकता, उसकी भी एक सुविधा दे रहे हैं। अगर तो वो 10 लाख तक है फिर तो एक साथ ही देना है। 10 लाख इज नॉट सच अमाउंट कि जिसको पे नहीं किया जा सकता। अगर 10 लाख या इससे नीचे है तो जैसे ही वो ये फाइनल सेटलमेंट अमाउंट का OTS 1 में जैसे अप्लाई करेंगे 10%, 10 लाख रुपए तक जो राशि वो दे के करेंगे। और इसका टाइम जो है वो 1 जनवरी से और 30 मार्च तक। 31 शायद इसलिए रखा होगा, संडे होगा। अच्छा, 90 डेज रखा है, तो 90 डेज 30 मार्च को समाप्त होते हैं। तो 1 जनवरी से और 30 मार्च तक 10 लाख रुपया जमा करा करके और आप फ्री हो जाओ। और इससे ज्यादा भी जमा कराना चाहते हैं तो पहले करा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं क्या 20, 30, 50 लाख 2 करोड़, इसको फर्क क्या पड़ता, आज दो चाहे 2 महीने बाद दो। ऐसे हो सकते हैं बड़े बड़े आदमी। फिर भी सुविधा सबके लिए है। 10 लाख से लेकर 25 लाख तक वो अगले 90 दिन या टोटल मिला के 90 दिन, टोटल 90 दिन यानी 60 दिन और उसको मिल जाएंगे। चीज ये जो उसका डेट ऑफ प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट होगा, जो ऑफिसर देगा, उससे उसको 90 दिन और मिलेंगे। यानी 30 दिन में इसमें कभी भी ऑर्डर होगा, जिस 30 दिन के अंदर मिलेगा ना ऑर्डर। तो ऑर्डर जल्दी भी हो सकता है, वो 30 दिन के अंदर ही हो सकता ना, उससे पहले थोड़ी, आज थोड़ी होगा। 1 तारीख के बाद 30 तारीख तक होगा, कभी भी 30 दिन के बाद तो नहीं। हाँ,
तो जो 30 दिन के लिए हमने अप्लाई करना है, उसका ऑर्डर मिलना है, उस 30 दिन के अंदर अगर 1 जनवरी को कोई कर देगा तो उससे 90 दिन, और अगर 30 मार्च को कोई करेगा तो उससे 90 दिन। वैसे मेरा सुझाव ये है कि चाहे कोई 1 जनवरी को करे, चाहे कोई 30 मार्च को करे, टोटल 30 दिन ये, 60 दिन और 90 दिन टोटल रखो। वरना क्या होगा, हर कोई ऐसे केस में वो 30 जनवरी तक इंतजार करेगा, वो लास्ट डेट पकड़ेगा। 30 मार्च से 60 दिन, चलो वो तो फ्रॉम द डेट ऑफ लिखा, वो असेसमेंट लिखा, चले आप वहां से 90 दिन करो। आप जो है 30 मार्च से अगले 90 दिन, और 30 दिन का लाभ आपको हो सकता है इसमें। और इसके बाद यदि 25 लाख से भी ऊपर है, उसके 3 स्लैब बनाने हैं, जो 10 लाख तक एक, और 10 से 25। 10 से 25 का ये किया है कि 12.5 यानी 50%। 14 लाख है तो 7 लाख, तो 50% पहली किस्त में और 50% दूसरी किस्त में। और जो 25 लाख से अगर ज्यादा है तो उसकी 3 किस्तें होंगी। पहली किस्त होगी 40%, दूसरी 30%, तीसरी 30%, और ये उससे और आगे 90 दिन, 180 दिन आफ्टर 30 मार्च। वो फिर पहले 90 दिन में दूसरी किस्त और अगले 90 दिन में तीसरी किस्त, यानी टोटल मिलाकर के 30, 90, 90, यही ना 210 दिन लास्ट आदमी जिसने जमा कराना है। नहीं, पहले 30 दिन है। पहले तो 1 मार्च से 30 मार्च है, उसी में आपको पहली किस्त 30, अच्छा हाँ, ये भी 30 मार्च है, 90 दिन हो गए ना। हाँ, ये भी 90 दिन, ठीक है। हाँ ठीक है, पहले भी 90 दिन, फिर 90 दिन, फिर 90 दिन, 270 दिन। अब यही है, खुलासा करने से ऐसा फायदा हो जाता है। चलिए, कोशिश तो मैंने भी की थी ठीक ठाक पहुंच जाओ, लेकिन in case of an inquiry, contact Deputy Excise Taxation Commissioner of your respective district. कुल मिलाकर के ये आज किस स्कीम के बारे में मैं अंत में इतनी सब घोषणा करते हुए इतना जरूर बताना चाहूंगा कि हमने जैसे डीलर्स के लिए आज ये घोषणा की है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की, उससे पहले जैसे मैंने बताया कि जो शहरी स्वामित्व योजना भी हमने बताई, व्यापार और कारोबार के और कई ऐसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने लागू किया है। व्यापारी को, कारोबार करने वाले को, इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई तकलीफ ना आए। तकलीफ अगर आती है तो उसका एक सिंगल विंडो सिस्टम ये भी हमें बनाया है कि 17-18 डिपार्टमेंट मिल करके जो जो जिसके विभाग की चीजें हैं, नई क्लियरेंसेस और सर्टिफिकेट जो देने हैं हमने, नए जो लाइसेंस देने हैं, वो भी उस सिस्टम के माध्यम से जल्दी दिए जाए। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि हरियाणा इस सारे सिस्टम में पूरे देश भर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा 3rd रैंकिंग है। टॉप 3 स्टेट्स में हम उसमें आते हैं, और उसके कारण से प्रदेश के अंदर एक माहौल भी बना है इन्वेस्टमेंट का। बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन वो हरियाणा में भी गुरुग्राम और इसके आसपास ये एक अच्छा माहौल बना है। वो चाहे राजधानी के कारण से लगा लो, चाहे एयरपोर्ट के नाते से लगा लो, या एक जैसे प्रारंभ के ट्रेंड बन जाते हैं, खास करके जब विदेशी कंपनीज जो एमएनसीज जो हैं वो भी बहुत ज्यादा गुड़गांव में उनके ऑफिस है। और अब धीरे धीरे गुड़गांव के बाद चाहे वो धारवाड़ा साइड में, अथवा मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, चाहे वो धारवाड़ा, नहीं तो फिर पानीपत की साइड में, नहीं तो रोहतक की साइड में, फरीदाबाद की साइड में। फरीदाबाद जे एयरपोर्ट बन रहा है, उसका भी लाभ एक फरीदाबाद साइड को बहुत हो रहा है। तो इस सब सुधारों के नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी व्यापारियों का और कोई सुझाव यदि मिलेगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि व्यापारी एक प्रकार की बैकबोन ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि रेवेन्यू जितना आएगा उस रेवेन्यू के कारण से ही हम जनता की सेवा ये कर पाएंगे। हरियाणा इस मामले में हमारी जो फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है
वो जैसा बताया एक पर्याप्त मात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हरियाणा में देश में हरियाणा का एक नाम है और हम कभी भी कोई समस्या आती है उसके लिए तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपको ध्यान में होगा कि फरवरी 2016 जब ये आरक्षण आंदोलन हुए थे उसमें कई शहरों के बड़े नुकसान हुए थे और उस नुकसान के समय जितना जिसका नुकसान हुआ था स्पेशल हमने उसका असेसमेंट करा करके और उसकी जो कंपनसेशन का पेमेंट है मुझे लगता है कि इतना फास्ट उस समय किया था कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स और तो सबको जो कंपनसेशन मिल जाएगा। क्योंकि व्यापारी का व्यापार एक बार मानो किसी कारण से रुक गया है तो उसको तो लगातार काम को अपने को चलाना है, बढ़ाना है और कई बार जो आदमी फंस जाता है किसी कारण से तो उसके कई चक्र बंद हो जाते हैं, उसका सारा सिस्टम ही बंद हो जाता है। फिर वो निर्भरता जिनकी उनके ऊपर होती है, चाहे बैंक्स हैं चाहे लेंडर्स क्रेडिटर्स होते हैं, वो सब फंस जाते हैं और कई बार ये सारा अपने हाथ में भी नहीं होता। व्यापारी को कई प्रकार की ऐसी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं जो उसको एक्सपेक्टेड नहीं होती। मुझे याद है कि जब मैंने बताया 1972 से लेकर 80 तक मैंने व्यापार किया तो उसी समय में एक काला अध्याय जुड़ गया था 1975 से 77 तक का। कौन सा? मैंने उस समय ऐसे व्यापारी और ऐसे जो उद्योगपति हैं कई डूबते हुए देखे, क्योंकि सब तरफ ऐसा है कि इंस्पेक्टर राज शुरू हो गया, जो आया वो कहता बस मेरी जेब में आ जाए, जो कुछ आना है व्यापार जाए भाड़ में। ऐसे कई व्यापारी और कई इंडस्ट्री उस समय नुकसान के गर्त में चले गए थे। तो इंस्पेक्टर राज कैसे खत्म हो, कैसे न्यूनतम हो, खत्म ना तो एकदम अगर कह देंगे कभी कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ व्यापारी उसका नाजायज फायदा भी उठाएंगे। तो न्यूनतम करके और सेल्फ असेसमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं उसको हम सत्य मान रहे हैं। मानेंगे तब तक जब तक सत्य बोलेंगे। इस मानने में अगर दुरुपयोग कर लिया तो फिर मानना भी छोड़ देंगे। आज थोड़ा परिवर्तन करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था, ये मान करके चलते थे कि हर कोई बेईमान है और उसके पीछे 4 लोग लगा देते थे। आज हम मान के चल रहे हैं कि सब ईमानदार हैं और सब ईमानदार हैं, लेकिन इसमें अगर कहीं डाउट हो गया और कहीं पकड़ा गया तो फिर उसका उसी प्रकार से उसका निदान भी करना पड़ेगा। उसके कहीं ऐसा ना हो कि ये गुण जो है कहीं और लग जाए, फिर वो जो चलती चलाई ठीक गाड़ी है वो कहीं उल्टी दिशा में हो गई। तो हमने कई देश ऐसे देखे हैं जो इस कारण से बिल्कुल गर्त में चले गए। दूर मत जाओ श्रीलंका, दूर मत जाओ पाकिस्तान, कुछ प्रदेशों की भी स्थिति ऐसी हो जाती है जो अपने सिस्टम का ध्यान नहीं रखते हैं। मैं बहुत बारीकी में इसलिए भी जाता हूं कि संयोग से मुख्यमंत्री के साथ साथ मैं प्रदेश का वित्त मंत्री भी हूं, इस नाते भी ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो कुल मिलाकर के आपसे अपेक्षा यही है कि इन सब चीजों में आप भी सहयोग करेंगे और हमारे से जो आपकी अपेक्षा है उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सेटलमेंट योजना की शुरुआत आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है और इसी के चलते आप और उसके सिस्टम की जानकारी इसको होनी चाहिए। हमारे सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी कई बार कठिनाई होती है, उनको पता नहीं होता तो वहां विवाद बनते हैं। तो हमने चाहे वो हमारे अधिकारी कर्मचारी हो या व्यापारियों में से भी अपने किसी आदमी को वो साथ जोड़ करके एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम जीएसटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विपा के साथ मिल करके, विपा यहाँ हरियाणा एंटरप्राइज ऑफ दिस क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमारा इंस्टीट्यूट है यहाँ, तो उसके साथ मिल करके ये जीएसटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक बनाने का विचार किया है और मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारी होंगे और चाहे जो इस प्रकार की ट्रेनिंग लेने के लिए अपने आदमी को भेजना चाहेंगे, उसका कोई सिस्टम मॉड्यूल बना लेंगे थोड़े दिन के बाद कि जीएसटी के संबंध में चोरी करने वाला आगे नहीं बढ़ सकता है और अब देश में 1 नेशन 1 टैक्स, बाकी सभी तरह के टैक्स को खत्म किया गया है। कभी कभी टारगेट अचीव करने के लिए मुड़ना पड़ता है पीछे। 1 टाइम सेटलमेंट के तहत बकाया टैक्स दे पाएंगे अब व्यापारी। 2017 से पहले बकाया टैक्स को
स्कीम जो है वो लागू कर दी गई है। तो वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। 2023 की विदाई, 2024 की बधाई दी है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने।